सिंह, विजय सिन्हा जो कह रहे हैं भाई, तेजस्वी यादव अगर कहेंगे कि ठेकेदारी में भी आरक्षण हो, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो, न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, कैपिंग खत्म हो, 27% की पिछड़े जितनी आबादी उतना हक के हिसाब से आरक्षण पाए, तो ये नौटंकी कर रहे हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बिहार में पहुंचकर अभिनेताओं की तरह बर्ताव कर रहे हैं क्या? देखिए, इसलिए नेता तब हो जाता है जब कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। इतने साल राज किया, यूपीए के हिस्सा थे, करते ना, किसने रोका था? आपको सब छूट थी, सबसे पावरफुल मंत्रियों में से थे, सरकारें आपके कारण से चलती थी, परंतु क्या किया कि लूट में सबसे बड़ा हिस्सा परिवार का, वो नौकरियां देने के मामले में लूट हो, चाहे वो चारे के मामले में लूट हो, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा परिवार का। इसलिए वो नेता कहलाते हैं। क्योंकि अगर नेता होते तो वो अपनी चिंता नहीं करते, वो लोगों की चिंता करते, समाज की चिंता पहले करते, अपने परिवार की, अपने। अच्छा, सत्ता में भी जब आएंगे तो खुद भी बनेंगे, भाई भी बनेगा, माता जी भी रहेंगे, बहन जी भी रहेंगे, पिताजी तो है ही है, सर ऊपर से, सबके सब ऊपर से। तो इसलिए नेता का फर्क की बात है। नहीं, बात तो लेकिन आरपी सिंह, पहले समाज में जो अंतिम व्यक्ति, बात तो गलत नहीं कह रहे तेजस्वी यादव, या फिर गलत कह रहे हैं? जितनी आबादी उतना हक, ये गलत कह रहे हैं या जायज कह रहे हैं? बात भले ही वो अभिनय में कह रहे हो, एक्टिंग में कह रहे हो, तो वो लागू करते ना। मैं तो वही कह रहा हूं कि जितनी आबादी उतना हक। वे जब थे तो अपने पार्टी में मुख्यमंत्री बनाते ना। हाँ। कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री बनते, उमा भारती बनते, शिवराज सिंह चौहान बनते, येदियुरप्पा बनते, मतलब अलग अलग मुख्यमंत्री बनते जी। हाँ। पर वो तो सिर्फ एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री बनते हैं। तो वो जितनी आबादी उतना हक जरा अपने घर से शेयर करना शुरू करें। नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ भाई, उनको छोड़ दीजिए ना। आरपी सिंह, तेजस्वी यादव नौटंकी कर रहे हैं, परिवारवादी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी के सामने ये मांग आई है विपक्ष की कि जितनी आबादी उतना हक होना चाहिए। ये गलत है? हाँ, मैं आ रहा हूं, या फिर होना चाहिए जितनी आबादी उतना हक? आ रहा हूँ। आपका आधा प्रश्न नौटंकी पे था, आधा आपने हक वाली बात की। कहिए ना सर, प्लीज। तो वो जो हक वाली बात है, जी, वो जो हक वाली बात है, यहाँ पे जो 150-200 करोड़ रुपए की कोठी, मुझे पता नहीं, महंगी कोठी फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर, उसमें सिर्फ कुछ हक सबको दे देते तो अच्छा रहता। उतनी कोठी के अंदर कम से कम 150 लोगों का 1-1 करोड़ का बंगला बन जाता। हालांकि बिहार के अंदर तो शायद और ज्यादा लोगों का कल्याण हो जाता। दिल्ली के अंदर भी अगर अपने कार्यकर्ताओं को देते तो 1-1 करोड़ का बंगला बन जाता। तो वो सिर्फ इसलिए नौटंकी है। हाँ, जहाँ तक वो बात है, बीजेपी इसमें अपना स्टैंड क्लियर कर दे आरपी सिंह ना, आबादी उतना हक। भाई जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके आगे का जो स्टेप है, सर एक सेकंड रुकिए ना। वो ठीक है, मैंने मान लिया तेजस्वी यादव नौटंकीबाज हैं, अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी भी नौटंकीबाज। मैं अगली बात पूरी शुरू कर रहा था, आपने टोक दिया बहन। मैं अगली बात शुरू कर रहा था, आपने टोक दिया। मैं आपका जवाब, आप ही का जवाब दे रहा था बहन। दूसरी बात, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, मां पैदा नहीं हुई पुत कोठे कोठे। सो जातिगत जनगणना होने दो। जातिगत जनगणना के बाद जो सामाजिक और आर्थिक संरचना में जो चीजें होनी की सब होंगी। वो जिसको जितनी पेनिट्रेशन की, जिस समाज को जरूरत होगी, हमें नहीं पता कि जातिगत जनगणना में क्या, आपको पता तो आप डेटा दे दीजिए आज, उसके हिसाब से हो जाएगी बात। नहीं, बिहार में जैसे हुआ, आएगा, बिहार में हुआ 63% निकले पिछड़े, 27% ओबीसी निकले, 36% ईबीसी निकले। नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ा दिया और कर दिया 65%। सब मिलाकर इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस हो गया 75%। नहीं, बीजेपी ने उसको कंसेंसस में पारित किया। तो मैं ये पूछ रही हूं, जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए, पिछड़ों को 27% से ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैंने अभी निवेदन किया कि एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद जो जरूरी होगा वह होगा। एक बार होने के बाद होगा ना। आज मैं कैसे कह सकता हूं कि जातिगत जनगणना में क्या आउटकम आएगा, कौन सी जाति के लोग ज्यादा होंगे, कौन सी के कम होंगे, ये आज मैं नहीं कह सकता। कि यादव ज्यादा होंगे या कुर्मी ज्यादा होंगे या
मुसहर ज्यादा होंगे, जहाँ बड़ई ज्यादा होंगे, तो पता नहीं, जहाँ पसमंदा ज्यादा होंगे, जहाँ नहीं, कोई ये और मांग ज्यादा होंगे, संवैधानिक है आरपी सिंह, ठीक है, भविष्य आप के घर बिल्कुल में- जायज बात कह रहे हैं, पर ये मांग सिर्फ नौटंकी है या फिर संविधान भी जुड़ जाता है इससे? संवैधानिक भी है ये मांग आर्टिकल 15(5) के हिसाब से। देखिए, अगर करना होता लागू तो मौका मिला था। मैं तो वापस कह रहा हूं, इनको मौका मिला था, सरकारें रही, इन्होंने तो जातिगत जनगणना तक नहीं कराई, मतलब पहला स्टेप ही नहीं लिया। बाकी तो बहुत बात की बात है, पहला स्टेप लेते तो बाकी स्टेप सारे लागू हो पाते। हम तो कहते रहे कि करो ना लागू, कौन नहीं करते। मुंडे जी ने तो 2010 के अंदर बात करी थी। अभी पिछले साल अमित शाह जी ने ये कहा था सितंबर के महीने में कि हम लागू करेंगे, तब तो कहते थे नहीं आप कहते हो तारीख नहीं बताओगे, जैसे राम मंदिर को लेकर कहते थे ना कि तारीख नहीं बताएंगे, वैसे ये कहते थे जातिगत जनगणना की बीजेपी बात करती है परंतु तारीख नहीं बताएगी। नहीं, बात भी नहीं करती थी बीजेपी तो जातिगत जनगणना की। आरपी सिंह कहां बात करती थी? नितिन गडकरी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जो करेगा जात की बात कसकर मारूंगा लात। कहां करती थी बीजेपी जातिगत जनगणना की बात? मैं पंक्ति में अंतिम व्यक्ति की चिंता करने की बात तो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी ना जी, अंत्योदय की बात। तो वो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तो जाति जनगणना के अंदर हो ही जाएगा ना अपने आप, या जो नहीं। अब आप दीनदयाल उपाध्याय को याद करेंगे आरपी सिंह, तो मनमोहन वैद्य को भी याद करना पड़ेगा कि आरक्षण जो है समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। संघ प्रमुख का बयान है मनमोहन वैद्य का, वो पे पुरानी बातें छोड़ दीजिए ना। मैं एक मिनट रुकिए बहन, एक मिनट रुकिए। दीनदयाल जी हमारे वैचारिक सूत्रधार हैं, मैं उनकी बात तो करूंगा। मनमोहन वैद्य जी हमारे सांघिक संगठन के विचार रखने वाले लोगों में से हैं, परंतु जो पार्टी की जो मूल रचना है वो दीनदयाल जी की सोच पर है, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच पर है, देश की सुरक्षा को, देश की संरचनाओं को लेकर। परंतु जो देश की गरीब आदमी से गरीब आदमी की चिंता करने वाला में से कोई व्यक्ति हुआ देश में, तो और उसको एक पॉलिटिकल उसको स्वरूप दिया, तो दीनदयाल जी उनमें से एक थे। तो हम तो दीनदयाल जी की बात करेंगे कि व्यक्ति जो अंतिम उस पर स्टेप पर है, अंत्योदय की बात उन्होंने की थी। हम इसलिए अंत्योदय के अंदर सब आएगा वो। तो क्या आरपी सिंह इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दर्शकों को दे दीजिए ना, क्योंकि मैं ही नहीं समझ पा रही आपकी बात। थोड़ा सा और खुल करके दीजिए कि अगर 16.6% एससी है देश में, अनुसूचित जाति है, 8.6 दलित शेड्यूल ट्राइब है देश में, उनको आरक्षण 15% और 7.5% मिलता है। पिछड़े अगर 50% से ऊपर निकले तो आरक्षण उतना मिलना चाहिए क्या? 27% की कैपिंग हटनी चाहिए? बहन, आप वो बात करिए कि आज से 5 साल बाद आप इस चैनल पे होंगे नहीं होंगी। अरे 2 साल बाद आप इस चैनल पे होंगे नहीं, 2 साल बाद के मैं प्रश्न आपसे आज पूछने शुरू कर दूं, वो ठीक नहीं है। मैं तो आइडियोलॉजी पे बात कर रही हूं। आ जाएगा आज से 1.5 साल बाद। नहीं, मैं समय की बाध्यता वाला सवाल ही नहीं कर रही हूं, मैं तो आइडियोलॉजी पूछ रही हूँ। एक थॉट प्रोसेस होगा पार्टी का कि कास्ट सेंसस हो रहा है, आगे का स्टेप क्या है? आज भी आवाज कसर में आपकी बिल्कुल, मतलब आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली, दिक्कत है कुछ आवाज में। अभी 1 सेकंड में दुरुस्त कराती हूँ आरपी से, 1 सेकंड। अभी ये सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ, इको है बहुत, इको में बहुत कुछ मेरे को। केसी त्यागी, ये होना चाहिए सर आरक्षण पिछड़ों का। राम मनोहर लोहिया कह गए 60 के दशक में, नीतीश कुमार 30 साल पहले कह रहे थे पिछड़ों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आरपी सिंह जवाब नहीं दे पाए इस बात का, उनको आवाज दरअसल जानी भी बंद हो गई।